इससे छूटना चाहिए ऐसा करके। तो यहाँ पे ये माइनस चार्ज और यहाँ पे प्लस चार्ज डेवलप हो रही है, और अपना यहाँ पे क्या होगा, ये इंटरमीडिएट आई क्या होगी, इंटरमीडिएट आई ऑब्वियसली यहाँ पे मेरा हम ये मेरा अगर मिथाइल है और ये मेरा अगर इथाइल है, तो ये मेरा क्या होगा, NPR, और इसका प्लस चार्ज है, और यहाँ पे ये I माइनस होगा। बच्चे समझेंगे, एक न्यूट्रल न्यूट्रल एनवायरमेंट से, न्यूट्रल सबस्ट्रेट से ये चार्ज पार्टिकल्स नहीं बोलेंगे, स्पीसीज बोलेंगे। हाँ, कुछ लेक्चर्स में देखे, कुछ कुछ फैकल्टी पार्टिकल्स बोलते हैं, पार्टिकल्स नहीं बोलेंगे हम लोग, इनको पार्टिकल्स नहीं कहते हैं, इनको स्पीसीज कहते हैं, ठीक है। डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ कॉलिंग दिस एज पार्टिकल्स, दे आर स्पीसीज, द करेक्ट टर्म इज स्पीसीज, ठीक है ना। तो ये जो चार्ज बने, अब मुझे बताइएगा, कोई चार्ज है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए, मुझे अगर कैटायन को स्टेबलाइज करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं, मैं माइनस आई प्लस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा के। ना सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं मैं, ना सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं ना। तो यहाँ पे समझो, पोलर प्रोटिक जो होगा उसमें आयन डाइपोल की इंटरेक्शन होगी, आयन डाइपोल की इंटरेक्शन होगी फॉर क्या, कैटायन। एनायन को कैसे स्टेबलाइज करता होगा पोलर प्रोटिक, बताएंगे बच्चे, एनायन से कैसे स्टेबल होता है, कौन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, ये कि ये पोलर प्रोटिक करता है कि पोलर एप्रोटिक करता है, पोलर प्रोटिक। तो यहाँ पे वाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग एनायन की स्टेबिलिटी होती है, एनायन की स्टेबलाइजेशन हो सकती है। तो बच्चे समझो, यहाँ पे एक बात को समझो, अगर अगर मानो ये मेरा ब्लैक कर्व जो है, ये वाला, ये मेरा पोलर एप्रोटिक के लिए है, पोलर एप्रोटिक के लिए है, तो समझना यहां पे, अगर मैंने सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक ले लिया, तो मेरा ये तो सेम रहेगा, ट्रांजिशन स्टेट भी थोड़ा सा स्टेबलाइज होगा, घटेगा ट्रांजिशन स्टेट देखो, और इंटरमीडिएट भी बहुत स्टेबलाइज हो जाएगा, और ये वाला भी होगा, और फिर ये प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की चार्ज से चेंज नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि दे आर नॉट चार्ज स्पीसीज, बट दिस स्टेट इज चार्ज, दिस इज तो चार्ज है ही भाई, बहुत ज्यादा चार्ज है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम सोचेंगे क्या, कि ये वाला जो हाइट होगा ये घटेगा, और जानते हो कि ई घट जाने से रेट क्या होती है, फास्टर की स्लोअर, ई घट जाने से रेट क्या होती है, फास्टर की स्लोअर, फास्टर फास्टर फास्ट। फास्टर। तो यहाँ पे ये समझना कि मेरा अगर सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक है तो SN1 को फेवर करेगा, क्यों, क्योंकि SN1 रिएक्शन में, मैकेनिज्म में एक कार्बोकेटायन की इंटरमीडिएट बनती है। तो ये अगर मेरा फास्ट स्टेप है, ये वाला अगर फास्ट नहीं, मेरा अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, देखो देखो समझो इसको, अगर ये मेरा RDS है, ये कितना जल्दी हो रहा है ये डिसाइड करता है रेट कितना फास्ट होगा। ये मेरा अगर RDS है, ये कितना जल्दी होगा डिसाइड करेगा रेट मेरा कितना फास्ट होगा। एक फैक्टर तो क्या, कि भाई इसका बॉन्ड कितना जल्दी टूटेगा, इसकी हाइपर कंजुगेटिव स्टेबिलिटी वगैरह, रेजोनेंस स्टेबिलिटी वगैरह, प्लस आई से स्टेबिलिटी या प्लस एच से स्टेबिलिटी, ये क्या होंगी इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। और कोई क्या हेल्प कर सकता है, सॉल्वेंट जो हो समझना यहाँ पे, ये अगर यहाँ पे पॉजिटिव स्पीसीज बन रहा है तो मतलब क्या है, इसको टूटने में वो और ज्यादा हेल्प करेगा। और अगर कोई सॉल्वेंट ले
जिसमें एनाइन की स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, सिर्फ कैटायन की मिल रही है, तो ये स्टेप क्या हो जाएगा मेरा, थोड़ा स्लो। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि SN1 रिएक्शंस में क्योंकि कैटायन और एनायन दोनों ही बनते हैं, तो हमको कैटायन को भी स्टेबलाइज करना है, एनायन को भी स्टेबलाइज करना है, और ये बनना, ये स्टेप मेरा डिटरमाइनिंग है। तो अगर हम यहाँ पे एक सॉल्वेंट ले ले जो इन चार स्पीसीज को स्टेबलाइज कर सके, तो वो इसकी रेट को क्या करेगा, बढ़ा देगा। और जो इसकी स्टार्च को स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, माने अगर इसको किया लेकिन इसको नहीं कर पाया, तो हम क्या बोलेंगे भाई, वो उसके रेट को घटा नहीं पाएगा, यही बोलेंगे ना। तो बच्चे इसको समझ ले और आगे चले। और एक लाइन में हम बोल सकते हैं SN1 reactions are favored in polar protic solvents। इस बात को समझिए, कुछ सवाल हो तो पूछ लीजिए। फाइनली ये न्यूक्लियोफाइल वाला रिएक्शन जो है यहाँ p की ऑर्बिटल पे होगी, और हमको यहाँ पे DL पेयर मिलेगा, उसको हम और लिख नहीं रहे हैं। तो बच्चे इसका स्नैपशॉट ले लेंगे और आगे चलेंगे। तो इसका थोड़ा मतलब बनाने के लिए वी कैन डू वन थिंग। यहाँ पे ये अगर मेरा EA है, तो यहां से ये वाला मेरा EA प्राइम है, और देखो EA प्राइम इज ग्रेटर देन EA। कह रहा है एक्टिवेशन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ज्यादा लगेगी और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में कम लगेगी, क्योंकि वहां पे चार स्पीसीज बन रहा है। आगे चलते हैं। सर ये न्यूट्रल के बाद क्या लिखे हैं? न्यूट्रल सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट जो रिएक्ट करता होगा ना उसको हम लोग सबस्ट्रेट बोलते हैं। इसलिए मैं कह रहा था आप लोगों से कि भाई हम इसको धीरे बोल रहे हैं, कारण है बिकॉज देर आर 5 to 4 फैक्टर्स ओवर हियर। तो अगर इनिशियल स्टेज पे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा तो आगे जाके भी नहीं होगा, लेकिन रटेंगे क्लास से अगर कोई मिस करेगा तो उसको प्रॉब्लम होगी, बिकॉज एवरी टॉपिक इज इंटर रिलेटेड। So with using the same logic we can say that for a SN2 reaction हम लोग क्या करेंगे वहां पे, अगर मानो SN2 की रिएक्शन कर रहा हूं, आपका रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या बोल रहा है कि भाई जैसे जैसे लिविंग ग्रुप जाएगा वैसे वैसे मेरा क्या होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल आना चाहिए, है ना। SN2 की जो मैकेनिज्म थी जरा गौर कीजिए, हमने वहां पे ये कहा था कि ये मान लीजिए मेरा यहाँ पे Me, यहाँ मेरा H है और D है। देखिएगा ये 1 डिग्री था और हमने यहाँ पे 3 डिग्री लिया है, तो इन बातों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे मानिए हमने कोई SH माइनस रखे हैं, मान के चलते इसको हम क्लोरो रखते हैं, इसको हम क्लोरो रखे हैं। और तो हम क्या बोल रहे थे कि जैसे जैसे ये चला जाएगा तो ये मेरा RDS है, इसमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन और इसकी कॉन्सेंट्रेशन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी।
दोनों को ही एक एक रखेंगे तो एक रहेगा, दोनों को दो दो कर दिए तो 4 टाइम्स इंक्रीज करेगी। और ये कंसर्टेड है मैकेनिज्म मेरा, यहाँ पे कंसर्टेड ही यहाँ पे मैकेनिज्म है। देखिएगा यहाँ पे ये मेरा न्यूट्रल है, यहाँ पे ये मेरा न्यूट्रल है, और ये मेरा क्या है, चार्ज। ये मेरा क्या है, चार्ज। क्या है ये मेरा, चार्ज। अगर आपने यहाँ पे कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया होगा तो इसके इर्द गिर्द क्या रहेंगे, ये एनायन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके इसको पकड़ के रखेगा, और जिसको पकड़ के रखे हैं वो रिएक्शन कम दिखाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन की चादर को हटा के, डाइपोल्स की चादर को हटा के उसको रिएक्ट करना पड़ेगा। तो आप चाहते क्या, आपका फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट ऑफ लॉजिक क्या होगी कि भाई हम ऐसा सॉल्वेंट यूज करेंगे जहां पे कैटायन को तो हम स्टेबलाइज कर लिए, लेकिन एनायन मेरा नेकेड रहेगा, फ्री रहेगा। तो वो किस में पॉसिबल है, पोलर प्रोटिक में पॉसिबल है कि पोलर एप्रोटिक में पॉसिबल है, जरा बताइएगा। एनायन को फ्री रखना चाहते हैं, पोलर एप्रोटिक। एप्रोटिक में आपका कैटायन का स्टेबलाइजेशन होता है, एनायन का नहीं होता है। तो मेरा वहां पे एनायन फ्री रहना चाहिए। अच्छा, और समझिएगा यहाँ पे एक मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज है, यहाँ पे एक यूनिट के ऊपर चार्ज है। अगर आपने इसका टीएस को देखा तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। देखिएगा इसमें जो चार्ज होगी, जैसे ये मेरा एसएच है तो इसमें थोड़ा सा डेल्टा माइनस, इसमें डेल्टा प्लस, इसमें भी क्या है, डेल्टा माइनस। तो अभी ये जो चार्ज सिर्फ इसके ऊपर था, पूरा मॉलिक्यूल में डिस्पर्स हो गया है। सर उधर नहीं दिख सर रहा दिख नहीं रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके, आई अंडरस्टूड। आई विल डू वन थिंग, वेट ना, ठीक है। रुक जाओ। हाँ बोलो, अभी दिख रहा है ना? लेफ्ट का नहीं दिख रहा है। अरे वो तो नहीं चाहिए ना, अभी तो इसको बोल रहा हूँ ना मैं। ऐसे थोड़ा सा और शिफ्ट कीजिए। हाँ करता हूँ, ठीक है। हाँ यस सर। हाँ तो समझो ना, मूवी चल रहा है, रनिंग पिक्चर चल रही है, देखो। तो कैमरा तो इधर उधर थोड़ा होगा ना, हीरो कहाँ है सर? तेरे सामने खड़ा है, ठीक है। बहुत अच्छा मजाक कर। अच्छा ठीक है। अभी तुम लोगों का जब तक 25-26 नहीं हो तो हम ही तो खड़े रहेंगे ना। चलो आगे चलते हैं। अभी तुम लोगों को सिर्फ चाइल्ड मूवीज में मिलेंगे ना, जैसे अलादीन का कोई पिक्चर चला है तो अरे आगे चलते हैं, चलो। इसमें एम होगा, इसमें एच होगा, इसमें डी होगा, ठीक है। अभी जो यहाँ पे चार्ज था ये डिस्पर्स होके पूरा मॉलिक्यूल में आ गया है। चार्ज, सोचो सोचो, यहाँ पे एक बात हम तुमको बताए थे, क्या था, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे हम आपको बात बताए थे एक, तो वो क्या था जरा याद कीजिएगा, कि जहां चार्ज कंसेंट्रेटेड होती है, जहां चार्ज कंसेंट्रेटेड होती है वो अनस्टेबल होता है, और जहां चार्ज डिस्पर्स हो जाती है वो स्टेबल होता है। जैसे कि फ्लोराइड में चार्ज छोटा वॉल्यूम पे है तो वो अनस्टेबल होता है, और जहां चार्ज आयोडीन पे चला गया, ज्यादा जगह में डिस्पर्स हो गया, तो वो क्या होता है, स्टेबल। तो देखो, इसको पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट स्टेबलाइज नहीं कर पाता है, ये स्टेबलाइज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिस्पर्स हो गया है। तो इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाती है, रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाती है, और इसलिए हम कहेंगे SN2 रिएक्शंस आर फेवर्ड इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। लिखिए इस बात को। जरा ध्यान दीजिएगा, SN1 में क्या था, चार्ज न्यूट्रल सबस्ट्रेट में नहीं था, चार्ज बनना है, तो चार्ज को स्टेबलाइज करना है, इसलिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे हैं, वहां पे कैटायन और एनायन दोनों बन रहा है।
और जब SN2 की रिएक्शन कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर चार्ज है, तो उस चार्ज को हमको घटाना है, डिस्पर्स कर देना है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिए तो ये इसके ऊपर चादर रहेगा पानी का या डाइपोल का, ये इससे बातें नहीं कर पाएगा, रेट क्या हो जाएगी, स्लो। सर तब भी हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 ही रहेगा ना? हाँ वो रहेगा, वो रहेगा, वो रहेगा, वो रहेगा, उसमें कोई वो बात नहीं है। अच्छा सुनो, इसको हम ना ये जो यहाँ पे डायग्राम करके बता देते हैं क्या चीज है, देखो जरा समझ जाओगे। भाई ये इसकी तो एनर्जी चेंज नहीं होगी ना, इसकी एनर्जी चेंज होगी क्या? ये यहाँ पे चित्र बदल जाएगा क्या अगर पोलर प्रोटिक लिया, पोलर एप्रोटिक लिया? नहीं चेंज होगा। नहीं सर। तो यहाँ पे सोचो कि एक एनर्जी प्रोफाइल देखो, बड़ा मजेदार चीज है ये। यहाँ पे तुमने अगर नेकेड रखा तो ऐसा करके ये वाला होगा, सिंगल स्टेप में होना है, कॉन्सेंट्रेटेड है ये आपका। यहाँ पे एनर्जी है, देखो ये वाला एनर्जी है, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट, इसको लिख नहीं रहा हूं मैं, आउट ऑफ फ्रेम जा सकता है। देखो फिर से यहाँ पे ये SH जो है स्टेबलाइज्ड नहीं है। क्यों स्टेबलाइज्ड नहीं? जब मैं पोलर ए प्रोटीन यूज कर रहा हूं, पोलर ए प्रोटीन यूज कर रहा हूं, ए प्रोटीन यूज कर रहा हूं, अगर इसके ऊपर पानी का चद्दर नहीं है, मतलब अगर ये सॉल्वेटेड नहीं है तो ये स्टेबल नहीं है, ठीक है। अगर ये सॉल्वेटेड हो गया तो क्या होगा, क्या होगा, स्टेबल होगा क्या अनस्टेबल होगा? अगर ये सॉल्वेटेड हुआ तो वो तो बोलो, आयंस को अगर सॉल्वेट करते तो उसकी स्टेबलाइजेशन बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, बताओ। यस हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ती है। हाँ हाँ बढ़ती है। तो माने इसका जो भाई एनर्जी होगा इससे नीचे रहेगा ना जी। सॉल्वेटेड के सिचुएशन पे ये क्या है मेरा, यहाँ पे ये नेकेड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये SH माइनस क्या है, SOLV लिखेंगे। अब इसकी एनर्जी यहां है मानो, अब यहां से लेके ट्रांजिशन स्टेट का तो चित्र बदल नहीं रहा है, बाकी का बाकी पूरा ग्राफ सेम। तो समझना, यहां से लेके ये वाला जो एक्टिवेशन एनर्जी होगा, क्या ये बड़ा है कि यहां से ये वाला बड़ा है? अगर इसको मैं कहूं EA, जिसका जो पोलर प्रोटिक के लिए है, PP के लिए है, और कहूं ये वाला जो है ये EA पोलर ए प्रोटिक के लिए, बताना किसका ये ज्यादा है और किसका कम। ये सॉल्वेटेड वाला है, तो यहां से लेके ये वाला काला वाला लाइन जो होगा ये पोलर प्रोटिक के लिए है, ठीक है। और ये जो ब्लू वाला लाइन होगा यहां से लेके ये वाला, ये पोलर ए प्रोटिक के लिए। किसका ज्यादा हाइट है बताओ? रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट किसमें, पोलर एप्रोटिक में। ये रिएक्टेंट, ये वाला रिएक्टेंट किसमें, पोलर प्रोटिक में। ये हाइट का डिफरेंस किसमें ज्यादा हुआ बताइए? पोलर प्रोटिक का हाइट ज्यादा है। पोलर प्रोटिक का हाइट ज्यादा है ना। तो पोलर प्रोटिक में हमने क्या कहा था, SN2 रिएक्शन क्या होती है, स्लो की फास्ट? स्लो। स्लो एस्टेब्लिश हुआ, मान गए, पहले लॉजिक बताए, एनर्जी डायग्राम से समझा दिए, ये थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा सा यूज किए, काइनेटिक्स थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा यूज किए, तो यहाँ पे दोनों को समझ लीजिए और ये आपका हो गया, सॉल्वेशन का चैप्टर हो गया। सॉल्वेंट का रोल क्या है वो आपका हो गया। कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, किसी के मन में कोई सवाल हो तो। अब ये तो आपका यहाँ ऐसे आया, और इससे हम लोग का जो मानिए I माइनस निकल जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, PDT इन्वर्टेड,
माने इन्वर्शन होती है यहाँ पे। तो ये वाला फ्रेम ले लीजिए, हम दूसरा वाला फ्रेम आपको दे देंगे अभी। इसका चित्र उठा लीजिए। आप लोगों का स्नैपशॉट ले लिया आप लोग? यस सर। ओके, तो मैं इसको थोड़ा क्या करूं, शिफ्ट करूं? बताइएगा। यस सर। यस सर। ओके, हम शिफ्ट करते हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा हमको एक ये करिएगा। अच्छा, ये वाला फ्रेम आ जाएगा तो आपका लीजिए, इसको भी ले लीजिए। और ये क्वेश्चंस आप जो होगा वहां पे आप दिए हैं, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं। कैन आई इरेज? मिटा दे अभी? यस सर। यस सर। ओके, तो देखो अब एक पोलर नॉन पोलर ये जो है ना मीडियम, क्या इसमें सर कुछ कर सकते हैं क्या? क्या इसमें कुछ कर सकते हैं क्या? आपके मन में ऐसा सवाल आ जाना चाहिए कि सर मतलब अगर नॉन पोलर में रिएक्शन करना चाहें तो क्या नहीं कर सकते क्या? हमको पानी में नहीं करना है, नॉन पोलर में भी तो करके बताइए ना। देखिए जरा, इसमें एक टॉपिक बोल रहा हूं, और जब भी आप लोग थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो एक ऐसा एक सवाल दे देते हैं लोग। पहला चीज जान लेना, क्राउन ethers and phase transfer catalyst। इसका पूरा ये हम भेज देंगे, आप लोग सुने पहले तो सुन लीजिए, स्नैपशॉट उठाते रहिएगा। ठीक है, आई विल सेंड यू द एंटायर डिटेल्स। ओके, I have both the handwritten and also the what do I say, typed notes. So if you want, I can give both of it. Not an issue. So you just listen to me right now. तो पहला सवाल ये है आपके मन में, सर ये क्राउन हो ईथर चीज क्या है? किसी को याद होगा क्या? हमने क्राउन ईथर के बारे में बोला था आपको। कुछ कुछ याद आ रहा है? कुछ भी नहीं याद आ रहा है? लेक्चर में कराए थे यस 18 सर, क्राउन याद आ रहा है। हाँ, वाह वाह, यस सर। ऐसा बोलोगे ना तो दिल खुश हो जाता है, तब लगता है हाँ हम बच्चों को सही में बोले हैं चीजें। ऐसा रिस्पॉन्स दोगे ना तो हम तुमको और बोलेंगे। हाँ सर, ऐसे ही दिख। ऐसा कुछ था, तो इसको हम लोग क्या बोले थे? 18 क्राउन 6। एक होता है ना रिजल्ट में 90 90 80 लाना, और एक होता है कि ना आपको हम कुछ सवाल पूछे और आपको रजिस्टर फटाक से हो गया वो और आपने जवाब दे दिया। तो ये दोनों ही जो कर पाता है उसका ही अच्छा रैंक आता है। तो ठीक है, इसको समझ लीजिए, 18 क्राउन 6 है। बेसिकली दिस इज व्हाट ए मैक्रो, मैक्रो माने बड़ा, साइक्लिक ईथर। इसका नाम है मैक्रोसाइक्लिक ईथर। ये चीज जो बनाया था, ठीक है, ये इसका हम लोग के इंसान के शरीर में भी ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम नहीं बोलेंगे, लेकिन इसको बनाने वाला जो है वो नोबेल लॉरेट है बेसिकली, जिम मेरी लेन है उसका नाम, लेन। हाँ, JM
लेन। तो बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी, वो कभी किसी और दिन बताएंगे कैसे इसने इसको निकाला। तो एक और देख लो, ये वाला भी कभी कभार दे देता है, ऐसा ही कुछ है। ठीक है ना, और यहां पे बेंजीन लगा होगा। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं डाइबेंजो 18 क्राउन 6। इस पे रेयरली एक दो सवाल कभी कभार दे देते हैं, ठीक है, एक दो, ज्यादा नहीं, रेयरली। ठीक है, अब समझना इसमें क्या इसका यूटिलिटी क्या है। दोनों ही ईथर है। ये जो पेरिफेरी है, ये बाउंड्री जो है, इसको पेरिफेरी बोलते हैं हम लोग, समझना। यहाँ पे ये क्या है, सब लोन पेयर्स है। यहाँ पे भी ये क्या है, सब लोन पेयर है। अब कोई मेटल अगर इसके अंदर आ गया, जैसे कि मानो Na+, तो इससे जैसे कि पानी अपना लोन पेयर से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये डेल्टा माइनस, तो ये डेल्टा प्लस होगी। ठीक है ना, तो ऐसे करके अपना ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन कर सकता है। और ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, अभी वहां पे क्या होगा, पानी का मॉलिक्यूल धीरे 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 करके आएगा। अब इसमें पहले से ही ओ की अरेंजमेंट ऐसी है, ये वाला 18 क्राउन 6 का ओ की अरेंजमेंट ऐसे है कि आराम से यहाँ पे कोई एक मेटल जो है वो बैठ सकता है। जैसे जैसे यहाँ पे ये बैठा होगा, यहाँ पे पोटेशियम भी बैठ सकती है। तो ये बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे आयन डाइपोल की इंटरेक्शन हो रही है। सिंपल टू सिंपल बात, लेकिन एक ऐसा ढांचा बना के। ठीक है, अब क्या है देखो, मानो CH3 CH2 होल 7, यहाँ पे कोई Br है, और हम ना KF के साथ रिएक्शन करना चाहते हैं, KF के साथ रिएक्शन करना चाहते हैं। ये एक सॉल्ट है, ये एक सॉल्ट है, ये कभी बेंजीन में नहीं जाएगा। नॉट सॉल्यूबल इन बेंजीन, नॉट सॉल्यूबल इन बेंजीन, जिसका डाइपोल मोमेंट क्या होती है, 0। नॉट सॉल्यूबल इन बेंजीन, सॉल्यूबल नहीं है, ये कभी भी इसके साथ नहीं जाएगा। लाइक डिजॉल्व लाइक, भाई सीधी सी बात। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, लेकिन अगर आपने इसके अंदर ये क्या बोलते हैं 18 क्राउन 6, समझो 18 क्राउन 6, इसको अगर आपने डाल दिया तो ये पोटेशियम को ले लेगा, ये पोटेशियम को ले लेगा। देखो इसका बाहर का ये यूनिट में क्या है, बेंजीन, बेंजीन। अब इसका बाहर में कोई अगर बेंजीन ऐसा रहेगा, उसको लगेगा क्या, आपने उसको धोखा दे दिया, चीट कर दिया कि भाई अरे तो बेंजीन जैसा ही है। अच्छा, ये वाला जो एंड है मेरा, ये वाला क्या है, ये जैसा CH2 करके है, तो ये सब मेरा क्या है, यहाँ पे एक हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट है। अंदर क्या है, हाइड्रोफिलिक एनवायरनमेंट है। बाहर क्या है, हाइड्रोफोबिक, अंदर क्या, हाइड्रोफिलिक। तो एक हाइड्रोफिलिक यूनिट को उसने बाहर से हाइड्रोफोबिक का चादर पढ़ा दिया, डाल दिया, और वो बेंजीन के अंदर चला गया। ऐसा करके जा सकता है, तो ये चला गया। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो इसकी पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए साथ साथ में एक फ्लोराइड जो है इसके साथ तैरते तैरते चला जाएगा। तो सीधी सीधी बात क्या हो गई, यहाँ पे मेटल जो है वो स्टेबिलाईज्ड हुआ, एनायन स्टेबिलाईज्ड हुआ जी। एनायन स्टेबिलाईज्ड हुआ कि नेकेड है, बताइए। क्या यहाँ पे एनायन स्टेबिलाईज्ड हुआ कि नेकेड है, बताइए। स्टेबलाइज नहीं है सर।
नेकेड है, मतलब एनायन के साथ कोई नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फ्री है, फ्री है, स्टेबिलाईजेशन नहीं है। पिछले वाला एनर्जी डायग्राम को देखिएगा, वहां पे जो स्टेबिलाईज नहीं होते उसके साथ ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी का गैप क्या होता है, कम के ज्यादा, बताइएगा। जब एनायन स्टेबिलाईज नहीं होता है तो ट्रांजिशन स्टेट के साथ ट्रांजिशन, जब जब मैंने बोला ना पोलर प्रोटिक एप्रोटिक वाला SN2 में, वहां पे दोनों का ही एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखिएगा और बोलिएगा वहां पे, जब एनायन मेरा हाइड्रोजन बॉन्डेड है तब उसकी एनर्जी क्या है, नीचे की ऊपर, बताइए। एनायन जब हाइड्रोजन बॉन्डेड है नेकेड के रेस्पेक्ट में तब क्या है वो, नीचे की ऊपर, ऊपर मतलब ज्यादा नेकेड, एनर्जी है। नेकेड का ज्यादा एनर्जी है ना, नेकेड का ज्यादा एनर्जी की कम एनर्जी, बताइए। निकेट का नेकेड, कम एक्टिवेशन एनर्जी है। हाँ माने, हाँ नेकेड का कम एक्टिवेशन एनर्जी, माने कि नेकेड इज लेस स्टेबिलाईज्ड। जिसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसकी क्या स्टेबिलिटी बढ़ेगी, जिसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसकी क्या होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सीधी सी बात है, यही वाला डायग्राम था ना, ऐसा करके ऐसा, ज्यादा सोचने का नहीं है, और ऐसा करके, यही तो था रे। यहाँ पे सॉल्वेटेड था, यहाँ पे माने ये मेरा ए प्रोटीक है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे है तो ए प्रोटीक है, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे है तो सॉल्वेटेड है। जो सॉल्वेटेड होगा उसकी एनर्जी नीचे होगी, स्टेबिलाईज्ड होगी। ये मेरा क्या है, स्टेबिलाईज्ड है, लेस रिएक्टिव है, इसलिए स्टेबिलाईज्ड होगा तो लेस रिएक्टिव होगा, डीस्टेबिलाईज्ड होगा माने एनर्जी में हाई होगा तो मोर रिएक्टिव होगा। यही तो बता रहा हूं ना मैं बार बार, ये होगा, देखो जरा। तो यहाँ पे ये फ्री है, यहाँ पे ये फ्री है, नेकेड है, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नेकेड है, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, Br को हटाएगा, रिएक्शन मेरा आगे की तरफ चला जाएगा, सीधी सी बात। तो ये रिएक्शन हो गया, क्यों हुआ और कब हुआ, जब आपने एक मैक्रोसाइक्लिक ईथर या क्राउड ईथर इसके अंदर दिया, जिसका काम क्या है, कैटायन को छुपा लो, इसको एक नॉन पोलर मीडियम में लेके चलो, नहीं तो ये सॉल्युबल नहीं है। KF क्या है, बेंजीन में सॉल्युबल नहीं है। इफ यू वांट टू सॉल्युबलाइज इट, व्हाट टू डू, हाइड द कैटायन via via ion dipole interaction, keep it inside your pocket, inside your pocket, and then hide it with a hydrophobic environment. So this environment completely is a hydrophobic environment. Now if there is a cation, it has to be balanced, its charge has to be balanced by an anion. So slowly that anion also will go along with this hydrophobic pocket. ठीक है, तो ये चला जाएगा और इसकी, क्योंकि ये नेकेड है, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी और ये रिएक्शन हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। तो पोलर मीडियम में, नॉन पोलर मीडियम में, पोलर एप्रोटिक में, पोलर प्रोटिक में और नॉन पोलर में भी रिएक्शन कैसे कर सकते हैं, एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट को लेके आपके, इसके बारे में आपको आइडिया हो गया। आगे चलते हैं। तो इसके लेके कभी कभार ऐसा सवाल दे देता है, आगे चले, कोई सवाल है तो बताइएगा। बच्चे बताएंगे। हेलो, जा सकते हैं सर आगे। अरे कोई बोल नहीं रहा यार। अच्छा, तो ये तो बोल दिया क्राउन ईथर वाला। अब ये समझो कि ये फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट क्या होता है। सीधी सी बात है, समझना यहाँ पे, एल्काइल अमोनियम
तो लिखता हूं टेट्रा एल्काइल अमोनियम सॉल्ट्स और टेट्रा एल्काइल phosphonium salts. For example, if I take this one, NBu4 Br minus. Okay. So this will be called as tetra butyl ammonium bromide. Pay attention to this. Tetrabutyl ammonium bromide. Basically, this is a quaternary salt. Quaternary salt of ammonia. और से टेट्रा फिनाइल phosphonium bromide, iodide, chloride, whatever it can be. So this will be said as PPH. So PPH4 plus Br minus. So basically something, say if this is Br, so if this is X, and if I say bromide, then obviously X is mera Br. It can be Cl, can be F, can be OAC, can be OH, all these kind of things. Now, what you have to understand, यहाँ पे आपको जो बात समझना है, ये जो कैटायन यहाँ पे है, ये कोई मेटल नहीं है। ये जो कैटायन यहाँ पे है, ये कोई मेटल नहीं है। ये ऐसा कुछ है, देखो, कि कोई नाइट्रोजन होगी, 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इतना बड़ा एल्काइल का ढांचा होगा और उसके साथ क्या होगा, एक Br माइनस होगा। तो इसको अगर आप पानी में दोगे तो पानी में जाएगा, पहली बात। अगर इसको बेंजीन में भी दोगे तब भी बेंजीन में चला जाएगा। इसको बेंजीन में दोगे तब भी ये बेंजीन में चला जाएगा, ठीक है। तो इस बात को, इसका स्नैपशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। दिस इज कॉल्ड फेस ट्रांसफर सॉल्ट्स, इसको बोलते हैं फेस ट्रांसफर सॉल्ट्स। तो यहां पे बच्चे लिखेंगे एक बात को, यहाँ पे बच्चे बात लिखेंगे, एक तो लिखिएगा, तो इसको समझिए। मानो मैंने कोई जार ले लिया है, ये वाला जो मीडियम है ये मेरा ऑर्गेनिक है और ये वाला जो मीडियम है मेरा पानी है, ऐसा करके, ठीक है। अब क्या है, यहां पे कोई एल्काइल मानो हैलाइड है, एक्स है, ठीक है। अब तुम अगर इसके अंदर NaOH देना चाहोगे तो ये जाएगा नहीं। मानो ये ऑर्गेनिक मीडियम मेरा बेंजीन है, समझो, ठीक है। तो बेंजीन के अंदर तो जाएगा नहीं, लेकिन पानी के अंदर NaOH तो जबरदस्ती से चला, आराम से चला जाता है। पानी के अंदर NaOH आराम से चला जाता है। अब क्या है, तुमने यहाँ पे
ये NBU4 क्या रखा है यहाँ पे तुमने? Br को रखा है, और ये मानो कोई RBr है, समझो, ठीक है। तो ये इसके अंदर भी ओके ओके चला जाएगा, और ये इसके अंदर भी ये चला जाएगा, दोनों में ही जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो सकता है कि यहाँ पे जो मानो OH है, ये और ये रिएक्ट करके थोड़ा सा ये तो बना ही सकता है ना, ये और ये बन ही सकता है, बन सकता है। तो देखो, फेज ट्रांसफर का मतलब क्या? फेज ट्रांसफर का मतलब क्या? दो अलग फेज है। अलग फेज क्या? एक मेरा क्या है? पोलर फेज है, एक मेरा क्या है? नॉन पोलर फेज है। ये मेरा क्या? डाइपोल मोमेंट जीरो नॉन पोलर फेज है। ये मेरा क्या है? नॉन पोलर फेज है। और ये मेरा क्या है? वाटर मेरा क्या है? पोलर फेज है। तो कोई पोलर फेज से तुम अगर नॉन पोलर फेज में किसी को ला रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? फेज की ट्रांसफर कर रहे हो, दलाली कर रहे हो बेसिकली। बच्चे बताएंगे? कोई बताइए। मिडिल मैन का काम कर रहा है ना, मिडिल मैन का काम कर रहा है ना। कौन मिडिल मैन का काम कर रहा है? भाई ये मेरा मिडिल मैन का काम कर रहा है। सर उसमें बेंजीन का डेंसिटी तो कम है, तो वो तो ऊपर होना चाहिए, किसमें? वाटर के कोई ऊपर। अच्छा, बेंजीन नहीं, चलो क्लोरोबेंजीन कर देता हूं मैं, ब्रोमोबेंजीन कर देता हूं, हटाओ। इतना ही जब है तो ब्रोमोबेंजीन कर देता हूं, आजा। BCM लूंगा तो पानी नीचे रहेगा, ठीक है, पानी ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा। तो मान लो ऐसा कोई है, ठीक है, तो कोई एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जो नीचे आ रहा होगा, और कोई पानी है जो ऊपर है, और हम इसके ऊपर से OH डाले हैं। मान के चलो क्या होगा कि ये वाला बनेगा। तो हम क्या सोच सकते हैं कि यहाँ पे पहले OH, जब भाई ये नहीं था तो OH नहीं आ पा रहा था, लेकिन अभी ये OH आ रहा है, तो NBU4 N+OH करके आ रहा है, और इसीलिए मेरा यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा। इस बात को लिखेंगे बच्चे। तो दिस इज कॉल्ड फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं हम। आपको हम ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। स्नैपशॉट ले लिए, आगे चले। हाँ सर। तो समझना, अगर टफ टेस्ट हो, ये सब आएगा। ये दो चीज जो बोले हैं इनको पढ़ना है। किनारे वाला से क्या पूछेगा टफ टेस्ट हो तो सर? भाई कुछ नहीं, तेरे को क्या करेगा ना, बोलेगा देख हम बता दे रहे हैं, ये मिटा देते हैं ना पहले। ने मत पिटाइए सर, पहले वाला किनारे वाला जो डब्बा बना है उसे बता देना क्या पूछेगा। ये डब्बा देके क्या पूछेगा? डब्बा नहीं है, टेस्ट ट्यूब है। अच्छा, मिटा के फिर बना देता हूँ। मुझे डब्बा दिखा इतनी देर से। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, बीकर ही समझ ले। ये ऐसा कोई टेस्ट ट्यूब है मानो, थोड़ा सा बड़ा वाला, माने रिएक्शन वेसल है। नीचे कोई सॉल्वेंट है, ऊपर कोई सॉल्वेंट है। ये सॉल्वेंट जो है ये मेरा क्या है? ऑर्गेनिक। डाइपोल मोमेंट इसकी, चलो इसको जीरो नहीं रखते क्योंकि हमने ब्रोमोबेंजीन ऑलरेडी बोल दिया है, इसको हम ब्रोमोबेंजीन बोलते हैं, ठीक है। इसको रखे हैं, और इसमें हमने रखा है RX, और इसमें हमने दिया है NOH, बोल रहे हैं एक्वस। तो अब पूछ रहे हैं
कि ये वाला रिएक्शन करेंगे तो इसका रेट फास्ट होगा क्या? ये होगा क्या ये रिएक्शन? ये वाला रिएक्शन ऐसा होगा क्या? या तो वेरी वेरी स्लो होगा, वेरी वेरी स्लो होगा, नहीं तो बोलेंगे सर होगा भी नहीं। इट विल अपीयर टू बी दैट ये हो ही नहीं रहा। लेकिन अगर इसके अंदर हम NBU4 प्लस Br माइनस दे दें तो आप समझेंगे क्या? क्योंकि यहाँ पे NaOH है, इसका साथ ये रिएक्शन करके NBU4 प्लस, तो पहले सिचुएशन में यहाँ पे OH यहां से इसमें नहीं जा पा रहा था क्योंकि काउंटर कैटायन कौन था भाई? Na प्लस, जो कि इसमें बेंजीन में ये वाला ऐसे करके जो ब्रोमोबेंजीन है उसको क्या करता? उसको सॉल्युबलाइज नहीं कर पाता, उसको सॉल्वेट नहीं कर पाता, इससे नहीं जाता। लेकिन अब जब मानो NBU4 OH माइनस ये हो गया है, ये आराम से जाएगा क्योंकि ये वाला जो यूनिट है ये आराम से बेंजीन में सॉल्युबल है, ठीक है ना? ये आराम से बेंजीन में सॉल्युबल है, तो ये चला जाएगा। और इसके साथ साथ क्या होगा, यहाँ पे OH आयन क्योंकि आएगी तो ये OH आयन चली गई। अब क्या होना है कि RX प्लस N सोचेंगे क्या, प्लस OH माइनस की यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, और क्योंकि ये मेरा Br है तो हम सोचेंगे क्या, यहाँ पे ROH बनेगा भाई। OH एक फेज में था जो कि पानी में जो सॉल्युबल है बेंजीन में या ब्रोमोबेंजीन में वो सॉल्युबल नहीं होता है। एक फेज से माने एक पोलर फेज से, पोलर प्रोटिक फेज से अगर बोले ये आ रहा है किस में बताइएगा? एक ऑलमोस्ट नॉन पोलर मीडियम में। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई ये वाला फेज ट्रांसफर हुआ है, और फेज ट्रांसफर जो कराता है उसको हम लोग फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट बोलते हैं। कैटलिस्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फिर से वापस BU4N प्लस Br माइनस जनरेट हो रहा है, तो रिएक्शन में जो फिर से वापस जनरेट हो जाए उसको हम लोग कैटलिस्ट बोलते हैं। आगे चले। ओके, चलते हैं। चले रे बच्चे बताएंगे। यस सर। ओके ठीक है। हेडिंग बनाना, एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल के बारे में जान लिए थे, अभी ये ऐसा न्यूक्लियोफाइल के बारे में जानेंगे जिसका जो दो मुंह वाला सांप हो, मान लीजिए ऐसा करके। एम्बिडिएंट ये जो शब्द है ये आता है एम्बीडेक्स्ट्रस से। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है मेरा राइट हैंड जैसे काम कर सकता है, मेरा लेफ्ट हैंड भी वैसे ही काम कर सकता है, दोनों हाथ से मैं काम इक्वली कर सकता हूं, उसको बोलते हैं एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल्स। एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल्स एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सी जो है ये सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, माने एन के माथा में लोन पेयर है और सी के माथा में माइनस चार्ज है, तो ये अगर कोई आर अगर प्लस हो तो यहाँ पे
दोनों चीजें बन सकती है, RCN और यहाँ पे RNC, इसको बोलते हैं अल्काइल सायानाइड, अल्काइल सायानाइड, और इसको बोलते हैं अल्काइल आइसोसायानाइड। देख लेना बच्चों, वी विल डिस्कस ये कब कैसे किस कंडीशन में बनेगा, ठीक है ना, डोंट वरी, प्रिपरेशन करेंगे इसकी। अच्छा फिर सोचो कोई R है, तो इसको RX कर देते हैं तो बेटर होगा ना। कोई RX है और आपने यहाँ पे, इसको बता ही देता हूं मैं, AgNO2 से ट्रीट किया, कारण बाद में बताएंगे क्यों ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे बनेगा RNO2, और अगर कोई यहाँ पे RX है और आपने अगर NaNO2 से ट्रीट किया तो यहाँ पे बनता है RONO। तो कभी O से जुड़ा कभी R से जुड़ा। ये जो नाइट्राइट की लाइगेंड है, नाइट्राइट आयन होगी, लाइगेंड की शब्द नहीं यूज करते, बाद में करेंगे। यहाँ पे ये कुछ ऐसा करके है और इसके मात्रा में फिर से लोन पेयर, वैलेंसी इसकी 3, तो यहाँ पे लोन पेयर रहेगा। तो यहां से भी ये किसी R से जुड़ सकता है और किसी R से ऐसे भी करके जुड़ सकता है, समझे ना। तो इसीलिए जो दो तरीके के, मतलब एक ऐसा ऐसा लाइगेंड हो, ऐसा कोई मॉलिक्यूल हो, लाइगेंड सब बार बार बोल रहा हूँ, सॉरी, ऐसा कोई मॉलिक्यूल हो जिसमें कि दो डिफरेंट एटम्स हो और दोनों से ही वो बाइंड कर सके किसी और मॉलिक्यूल से, उसको हम लोग एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स बोलेंगे। अच्छा जरा बताइएगा, CH2 ये ऐसा है ना, ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है क्या, तो क्या बोलेंगे इसको, बच्चे बताएंगे। दिस इज एग्जांपल नंबर A, दिस इज एग्जांपल नंबर B। कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बन आयंस। कार्बन आयन। अब ऐसा करके इसका अगर आप रेजोनेंस करो, समझना, आपको ना यहाँ पे ऐसा करके मिलेगा, है ना। तो ये क्या है, इनोलेट है। अब समझो, माइनस जब इस पे हो तो ऐसे करके वो R से जुड़ सकता है, और माइनस जब O पे हो तो वो भी R से जुड़ सकता है। तो ये भी एक एम्बिडेंट लाइगेंड हुआ, न्यूक्लियोफाइल हुआ, ये भी एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हुआ। बच्चे बताएंगे। होगा ना रे, अग्री करते हो। बताइए। यस सर। हम्म। और ऐसे केमिस्ट्री हम कार्बोनिल केमिस्ट्री जब करेंगे तब कर लेंगे, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइएगा, आप लोगों को क्या लग रहा है भाई, यहाँ पे ये ज्यादा स्टेबल कि ये ज्यादा स्टेबल, नेगेटिव चार्ज कहाँ रहेगी तो ज्यादा स्टेबल होती है, O माइनस पे। ओ पे। ओ पे सर। ओके। तो आपको लग रहा होगा ना कि अगर मैंने इसके साथ कोई RX का कोई रिएक्शन किया, यहाँ पे कोई RX का रिएक्शन किया, तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज है कि मेरा CH2COR CH3 बन सकता है, और मेरा या तो फिर CH3CH2COO CH3 बन सकता है। ये दोनों की पॉसिबिलिटीज है मेरी, बताइएगा अग्री करते हैं कि नहीं। ये दोनों चीजें ही बन सकती है। अब क्वेश्चन है कब क्या बनेगी, क्वेश्चन है कब क्या बनेगी, राइट।
तो इस पे एक पहला सवाल ले लेंगे, इसका स्नैपशॉट लीजिए, हम पहला सवाल करेंगे इससे। ठीक है ना, आगे चले। यस सर। ओके, देखिए थोड़ा सा पोलर प्रोटिक एप्रोटिक का नॉलेज को ध्यान पे रखिएगा यहाँ पे, और फिर ये कॉपी कीजिए। देखिए एक सवाल आपको हम देते हैं, हमने ऐसा कोई पोटेशियम सॉल्ट लिया है जैसे कि CH3 CO माइनस के प्लस, माने इसका एनोलेट का पोटेशियम सॉल्ट हम लिए हैं CH CO2 ET है। ठीक है, अब आया ये किससे, जरा देख लेते हैं कि किससे आया होगा। ये था ये, तो बच्चे जान लेंगे ये बड़ा फेमस रिएजेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं इथाइल एसीटो एसीटेट, शॉर्ट फॉर्म में EAA। इसका हम लोग किए हैं, यहाँ पे ये एक्टिव मिथिलीन ग्रुप होगी, ठीक है ना। तो इसका अगर टॉटोमराइजेशन करेंगे तो हम लोग सोचेंगे क्या कि यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये मेरा क्या होगा OET, और ये मेरा क्या होगा OH, जो H इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और थोड़ा सा अगर यहाँ पे हम लोग K प्लस OET का सॉल्वेंट यूज करें तो यहाँ पे O माइनस K प्लस OET बन जाना है। तो ये चीज, ये जो है ये वाला, ये अगर हम इसको 1 बोलते हैं तो ये मेरा 1 यहाँ है, देख लीजिए। टॉटोबरिज्म से किए थे, ये चीजें आपको टॉटोबरिज्म में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। इट्स नॉट समथिंग दैट वी आर डूइंग आउट ऑफ द ब्लू, अचानक से बता नहीं रहा हूं, ऐसा है कि कर चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर मान के चलिए आपको हम एक रिएजेंट दे रहे हैं, जो कि मान लीजिए हम दे रहे हैं यहाँ पे आपको C2H5O होल ट्वाइस SO2। यहाँ पे जो ये है ना, इससे ये मान लो ये जो है एक RX का काम कर रहा है, तो ये R जो यहाँ पे है ये मेरा ये है, और बाकी यूनिट मेरा X है, ठीक है, ऐसा समझ लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें बन सकती है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे दो चीजें क्या बन सकती है, CH3CO C2 सॉरी C2H5 डबल बॉन्ड, ओके, CH CO2ET, ये बन सकता है, ठीक है ना, ये तो बन ही सकता है, ये तो बन ही सकता है। अब इसका इसका और एक जो होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, अगर ये वाला ऐसा आए तो ये वाला कहाँ आएगा, ऐसा, तो सोचेंगे क्या, यहाँ पे ये माइनस और OET, तो ये K प्लस, तो कार्बन से भी R जुड़ सकता है, और ये O से भी जुड़ सकता है। तो एक प्रोडक्ट और सोचेंगे क्या कि CH3C डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये CH3 नहीं, CH3 नहीं, C2H5, और यहाँ पे ये वाला
ये वाला ऐसे जुड़ा तो ये वाला इसको लिख ही देते फॉर्मूला करके CO2 PT। जरा देखिए दोनों प्रोडक्ट्स। तो अगर ये एम्बिडेंटेड लिक्विफाइल से जैसा काम करे तो ये दो प्रोडक्ट मेरे पॉसिबिलिटीज है। हाँ, तो यहाँ पे इसको अगर हम 1 बोले हैं तो इसको प्रोडक्ट को 2 बोलते हैं और ये 3 बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों ही बन सकते हैं। अब सवाल ये है कि अगर हम सॉल्वेंट यहाँ पे HMPA ले ले, मुझे बताइएगा HMPA क्या प्रोटिक सॉल्वेंट है कि एप्रोटिक सॉल्वेंट है? बताइए। हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड इसका नाम है। क्या ये प्रोटिक सॉल्वेंट है कि एप्रोटिक सॉल्वेंट है? एप्रोटिक। एप्रोटिक एप्रोटिक सॉल्वेंट है, राइट? हाँ, एप्रोटिक एप्रोटिक सॉल्वेंट है। तो मतलब कोई एप्रोटिक अगर सॉल्वेंट होगा तो उसमें आप क्या सोचोगे कि अगर ये पोटेशियम मेरा मेटल आयन है तो इसकी ही सिर्फ स्टेबिलाईजेशन होगी, यहाँ पे सिर्फ पोटेशियम की स्टेबिलाईजेशन होगी, माने K+ की सिर्फ स्टेबिलाईजेशन होगी। एनाइन मेरा क्या रहेगा? स्टेबिलाइज्ड की नेकेड? ये प्रोटीन सॉल्वेंट में एनाइन क्या होता है? स्टेबिलाइज्ड की नेकेड? बताइए। नेकेड। तो यहाँ पे ये फ्री रहेगा, इसलिए हम जब इसमें रिएक्शन कर रहे हैं, एक परसेंटेज देख लीजिए, यहाँ पे 83% मेरा O वाला प्रोडक्ट बनेगा और सिर्फ 17% मेरा ये वाला प्रोडक्ट बनेगा HMPA पे। ए प्रोटिक सॉल्वेंट में O पे मिथाइलेशन ज्यादा होता है क्योंकि नेकेड है मेरा क्या? न्यूक्लियोफाइल। नेकेड है मेरा क्या? न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, ऐसा ही और एक एग्जांपल देखते हैं। सो 2 और 3 की रेशियो देख रहे हैं। एक सॉल्वेंट ऐसा है, मानो ये वाला, ये क्या है? क्या नाम है इसका? TBuOH को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या है ये बेसिकली? क्या फंक्शनलिटी रखता है? क्या फंक्शनैलिटी रखता है ये? प्रोटिक। प्रोटिक। प्रोटिक सॉल्वेंट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ तो यहाँ पे नेकेड रहेगा क्या मेरा न्यूक्लियोफाइल? नो सर। यहाँ पे मेरा न्यूक्लियोफाइल नेकेड रहेगा क्या? नहीं। नो नहीं सर। रहेगा। नो सर। तो यहाँ पे इसी कारण के लिए मेरा ये वाला प्रोडक्ट हो जाता है ऑलमोस्ट, इसका हम एक वैल्यू दे देता हूं आपको, ये ऑलमोस्ट 94% हो जाता है और ये करीब करीब 0%। इससे कुछ बनेगा नहीं, बाकी साइड प्रोडक्ट है, कुछ जाना नहीं है। तो यहाँ पे आपने टेक होम मैसेज आपका क्या है कि ऐसे अगर एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल हमको कोई दे दे जो कि एनोलेट हो, वहां पे अगर हम प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करेंगे तो O पे मिथाइलेशन होगा, और अगर नहीं, प्रोटिक एप्रोटिक सॉल्वेंट अगर यूज करेंगे तो O पे मिथाइलेशन होगा, और अगर हम पोलर प्रोटिक पे मिथा करेंगे, सॉल्वेंट यूज करेंगे, तो वहां पे हमारा C पे अल्काइलेशन होगा। C पे अल्काइलेशन कब होगी? जब जब तो यहाँ पे एक लिखते हैं CO अल्काइलेशन रेशियो पोलर एप्रोटिक में ये क्या होता है? डाउन, और पोलर प्रोटिक में ये क्या होती है? अप। चलिए आगे चलते हैं, इसको ले लीजिए। Next topic we will do
बच्चे बताइए, आगे चले। Yes, sir. ओके, नाउ जो सवाल देख के, और इसके ऊपर चौहान में आपको सवाल मिलेंगे। चौहान में शायद गिने चुने ही 5-6 है, मैं उससे थोड़ा ज्यादा आपको दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि आसान है और एग्जाम्पल्स अगर आपको जाना पहचाना होगा तो आपके लिए कभी डिफिकल्ट नहीं होगा। इसको आप टॉपिक करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, किसी किसी जगह में इसको SNGP भी बोला जाता है। सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक या नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। सब्स्टिट्यूशन, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या चीज है ये, जरा समझते हैं। क्राइटेरिया क्या है? पहला चीज कैसे समझेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड। जो एक्सपेक्ट किए थे उससे ज्यादा रिएक्शन की रेट हो रही है। जब लॉजिक में नहीं बैठ रहा तो कैसे सोचेंगे? ये वाला, ये पहला डिस्टिंक्शन ही ये है। अच्छा, तब अब कब दिखाएगा? द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द chiral carbon is retained। माने SN2 की कंडीशन पे आपको इन्वर्शन नहीं मिल रहा है, रिटेंशन मिल रहा है। SN2 की रिएक्शन कंडीशन पे आपको इन्वर्शन नहीं मिला, रिटेंशन मिल गया। अब SNGP सोचेंगे, फ्री वाला करते हैं, कब होगा? when there are groups, when there are groups with lone pairs, pi electron cloud, समझ लो एल्कीन, फिनाइल, ठीक है, एट दी बीटा कार्बन और एट ए फर्दर डिस्टेंस। ठीक है, लिख लो इसको। ये 3 कंडीशन पहले लिख लीजिए या इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलेंगे। कहां देखेंगे, कैसे समझेंगे? ये इसकी 3 क्राइटेरिया आपको भी बता दिया। हेलो, यस, আমি একটু বিজি আছি এখন মিটিং এ, ঠিক আছে, একটু পরে করব। तो ये जहां पे मैंने रिटेंशन वाला बात बोला है ना, माने कोई आर है तो आर होगा। आप इस पे एक बात समझिए, इसको एक हिंट दे देता हूं मैं, इसमें क्या सोचना है आपको कि
possibly there are two, okay, not one, such inversions. माने मीन्स क्या? SN2 स्टेप्स। एक बार SN2 होगा तो इन्वर्शन होगा, अगर 2 बार SN2 हुआ तो बच्चे बताएंगे क्या होगा? 2 इन्वर्जन हो। हाँ, 2 इन्वर्स। अरे माइनस हुआ ना, तो माइनस को फिर माइनस की तो क्या होता है? प्लस। हाँ प्लस सेम रह हाँ जाएगा। हाँ हाँ हाँ। माने एक बार इन्वर्शन किया तो दोबारा इन्वर्शन किया तो क्या होगा भाई? सेम। माने रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाएगा। आर से एस किए और फिर एस को आर किए तो क्या हुआ भाई? दो बार SN2 करोगे तो क्या होगा? ऐसा। सेम। हाँ, तो मानो मानो कोई आर था, SN2 किए तो क्या बनेगा? एस। फिर SN2 किए तो फिर क्या बनेगा? आर। तो ये और ये क्या हुआ? रिटेंशन नहीं हुआ? यही समझो। तो इसमें 2 बार ऐसा हो रहा है SN2। तो SNGP में क्या होती है? 2 बार SN2 होता है। इस बात को समझिएगा। आगे चलते हैं। बच्चे यहां पे समझेंगे कि इसका एक और नाम है जो कि ग्रीक लेटर से आता है। ग्रीक नेम है इसका। और इसको हम लोग बोलते हैं एनकीमेरिक असिस्टेंस। इसको हम लोग बोलते हैं एनकीमेरिक असिस्टेंस। एंकी का मतलब होता है नियर बाय, बगल वाला। एंकी का मतलब होता है बगल वाला। तो इसका मैकेनिज्म को देख लेते हैं। और ये भी जान लीजिए, द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप is first order to क्या? नेबरिंग ग्रुप। इसका स्नैपशॉट लीजिए तो आगे चलेंगे अभी। इसमें वो सब सवाल आ जाएंगे जो कि कोई भी अभी के जो मार्केट में बुक्स आते हैं जो आपको डिफिकल्ट लगते होंगे, इस टॉपिक के अंदर आ जाएंगे। आई विल डू इट वन बाय वन, सब करा देंगे, आपको चिंता नहीं करना। क्योंकि उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम्स मेरे पास है और वो हम आपको प्रैक्टिस के लिए दे देंगे। एक भी प्रॉब्लम नहीं छोड़ेंगे जो कि इसके ऊपर रिलेटेड हो। क्या मैं इसको मिटा सकता हूं? आगे चलें। यस सर। ओके। आपने इस क्लास में जब से मैं पढ़ा रहा ऑर्गेनिक, आप जानते हो कि हमने कहीं पे नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन की जिक्र की थी, याद होगा आपको? यस सर। और वहां पे हाइड्रोजन क्यों नॉन क्लासिकल नहीं बना सकता है और ब्रोमीन क्लोरीन बना सकता है, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था तभी एक बार। ठीक है, उसका ही जैसा कुछ होगा जब देखिएगा तो इसका मैकेनिज्म। इसमें 2 स्टेप हैं, तो समझो कि ये
यहाँ पे इसका कोई Z होगा जो कि नेबरिंग ग्रुप है, समझना। यहाँ पे कोई Z होगा जो कि इसका नेबरिंग ग्रुप है, और यहाँ पे कोई X है जो इसका लीविंग ग्रुप होगा। तो होता क्या है कि इसका जो मानो लोन पेयर होगा, ये इसको आके मारता है और इसकी असिस्टेंस के कारण ये निकल जाता है। तो दिस इज बेसिकली डूइंग द फर्स्ट SN2 स्टेप। ये पहला SN2 स्टेप है, और क्योंकि यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है और यहाँ पे Z कैसा है, Z की कितनी लोन पेयर की डोनेशन पावर है, इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसलिए हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर टू Z, फर्स्ट ऑर्डर टू नेबरिंग ग्रुप। रेट डिपेंड करता है। सर जेड Z कोई नेबरिंग ग्रुप है, Z कोई नेबरिंग ग्रुप है। Br हो सकती है, आपका आयोडीन हो सकता है, बोलेंगे एस्टर्स हो सकती है, अमाइड्स हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये निकला हो, एक डेल्टा प्लस चार्ज आएगी, ऐसा करके ये हुआ होगा और ये ऐसा कुछ बना होगा, जो कि आपकी नॉन क्लासिकल आयन है। जब कोई चार्ज एटम दो कार्बन से जुड़ा होकर डीलोकलाइज्ड हो, उसको हम नॉन क्लासिकल कहते हैं। सौम्या को मैंने ये आंसर बताया था। तो अगर ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, अगर ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप में क्या होगा? सेकंड स्टेप में क्या होगा कि यहां पे ये जो Z बना था, ऐसे करके कोई न्यूक्लियोफाइल आ सकता है, तो ये फिर से SN2 अटैक एक बार फिर से हुआ और ये खुल गया। RDS मेरा ये है और Z मेरा ऐसा आया, और ये मेरा NU मेरा ऐसा है। तो दो बार मेरा SN2 हुआ है, इसलिए मेरा रिटेंशन हुआ है। ये मेरा यहाँ पे रिटेंशन हो गया है। आगे चलते हैं, पिक्चर उठाइए, चलेंगे। सॉरी, बताइएगा। इसमें ना एक पॉसिबिलिटी ऐसा भी हो सकता है कि यहां जैसे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक किया हो, अब ये स्टेबल हो जाए। क्या है? वन अदर पॉसिबिलिटी is that the ring, माने रिंग या बोलो साइक्लिक कंपाउंड इज स्टेबल। जरा ध्यान दीजिए कि क्या है। तो ऐसे के लिए हम इपॉक्साइड्स बनाएंगे एंड साइक्लिक एस्टर्स बताएंगे,
बच्चे अभी आप थोड़ा आपको ऐसा रियलाइज हो गया सर हम तो ये कर चुके हैं, तो देखो क्या किए हो आप, और क्यों हम थोड़ा चालाकी करते हैं बीच बीच में। मानो यहाँ पे कोई आपका बीआर हो और तो इसको एक्स मानो और ये एक्स को बीआर बोलते हैं, ठीक है, एक्स को यहाँ पे हम बीआर बोलते हैं। देखना आप ना ये इससे ऐसे करके इस पे अटैक कर सकते हो। अगर ये आपका आरडीएस है समझो, तो यहाँ पे आपको ये मिलना है। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज स्टेबल नहीं है, और ये आपका इपॉक्साइड है ना। बच्चे बताएंगे यस और नो, बच्चे बताएंगे यस और नो। Yes, sir. यस सर। यस सर। अब याद करो, देखो मैं कैसा कराता हूं चीजें को। हैलोहाइड्रिन का एक प्रॉब्लम करवाया था मैंने। हाँ, आपको ना लेवल ऑफ टीचिंग को समझ में आएंगे आपको। हैलोहाइड्रिन की प्रॉब्लम में मैंने आपको, याद कीजिएगा, ये एक OH दिया था, यहाँ पे ऐसा Br था, और मैंने कहा था इसमें आप NaOH को ट्रीट कर रहे हो। मैंने बोला इसका प्रोटॉन को आप ले लो। इसमें बना था क्या, O की माइनस, और यहाँ पे ये आपकी Br, और इसको आप ऐसे और इसको आप ऐसे किए थे, और आपको क्या मिला था, और ये एल्कीन्स में ही हम कर चुके हैं। जरा समझो, देखो मैंने आपको तब मैकेनिज्म नहीं बताया लेकिन करा दिया। सर टाइम ओवर हो गया। अच्छा ठीक है, चलो एक लास्ट ये इसी का एक एग्जांपल था जो आप कर चुके, बता दूं क्या? बता दीजिए। तो जगह नहीं है ना, तो देखो इसमें करता हूँ। तो छोड़ दीजिए सर। छोड़ दीजिए सर। छोड़ दीजिए सर, 5-10 हो गया। छोड़ो 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 छोड़ो। यस सर। हाँ कल करते, चलो उतना भी कुछ सर हुआ बाय। नहीं है। बाय सर, बाय। बाय बाय।